कहानी शुरू होती है धनगंज नाम के एक छोटे से गांव से। इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही मटन वाला ढाबा था। दूर दूर से लोग उसके स्वादिष्ट मटन का स्वाद लेने आते थे। लेकिन एक दिन उस ढाबे में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस मजेदार और रोमांचक कहानी में। आओ भाई आओ, शहर के रईसों का नंबर 1 ढाबा, एक हांडी मटन और रोटी चावल के पूरे 150 रुपए। जिनकी जेब नोटों से गर्म हो वही अंदर आए। फटेहाल लोग दूर से ही खुशबू सूंघकर आगे बढ़ें। पास में ही विक्रम और कुंदन खड़े होकर भैरव सिंह को देख रहे हैं। विक्रम भाई, जरा इस भैरव सिंह को देखो। नाम भैरव है पर बातें इसकी मिर्ची जैसी तीखी हैं। इसके ढाबे की भट्ठी से ज्यादा तो इसका घमंड सुलग रहा है। चुप कर कुंदन, वो बड़ा आदमी है, उसका इतना बड़ा ढाबा है, नौकर चाकर हैं। हमारे पास तो कल की सब्जी और राशन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तभी एक लाचार कमजोर बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए भैरव के ढाबे के काउंटर के पास आता है। बेटा भैरव, सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी जेब में ये 10 रुपए हैं। क्या मुझे थोड़ा सा मटन का रस्सा और एक रोटी मिल सकती है? बड़ी भूख लगी है बेटा। ए बुढ़े, चल पीछे हट। यहाँ 10 रुपए में मटन की खाली कटोरी भी नहीं मिलती। भाग यहाँ से, धंधे के टाइम पर पनौती मत फैला। ऐसा मत कहो बेटा, भगवान के नाम पर थोड़ी सी दया कर दो। ओए कालू, धक्का देकर हटा इस बुढ़े को। मेरे अमीर ग्राहक इसकी शक्ल देखकर भाग जाएंगे। नौकर कालू बूढ़े बाबा को जोर से धक्का दे देता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। पूरे बाजार के लोग देख रहे हैं पर भैरव के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। विक्रम का खून खौल उठता है। वो दौड़ कर जाता है और बूढ़े बाबा को उठाता है। ओए भैरव, पैसे का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। आज तुमने इस लाचार बुजुर्ग का नहीं, अन्नपूर्णा का अपमान किया है। अरे देखो भाई, खुद भीख मांग रहा है और मुझे ज्ञान दे रहा है। हे विक्रम, तेरी औकात क्या है बे? तेरे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, तू खिलाएगा इसे? विक्रम भाई, इस भैरव के ढाबे पर ताला लगवाने का वक्त आ गया है। इस बाजार के गरीबों को भूखा रखने वाले को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ कुंदन, कल इसी बाजार में इसके ढाबे के ठीक सामने हमारा मिट्टी का डिलबा खुलेगा और मैं ऐलान करता हूं कि मेरी मटन करी और चावल रोटी 150 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए में भरपेट मिलेगी। 50 रुपए में भरपेट? तू कल ढाबा खोल विक्रम। शाम तक अगर तू दाने दाने को मोहताज ना हो गया तो मेरा नाम बदल देना। इतना बोलकर दोनों घर चले जाते हैं। शाम होते ही विक्रम उदास होकर अपनी झोपड़ी के कोने में बैठ जाता है। कुंदन, मैं सच में टूट चुका हूं भाई। गुस्से में आकर बीच बाजार में सबके सामने इतनी बड़ी बात तो कह दी, पर सच तो यह है कि हमारे पास कल सुबह के खाने के भी पैसे नहीं है। भैरव सही कह रहा था, मेरी कोई औकात नहीं है। तो क्या हुआ विक्रम भाई, क्या हम सच में ढाबा खोल लेंगे? गुस्से में मुंह से निकल गया तो निकल गया, कहने से कुछ नहीं होता। नहीं कुंदन, अगर मैंने सबके सामने कहा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। ये विक्रम की जुबान है, मैं अपनी जुबान को हारने नहीं दूंगा। चाहे जो हो जाए, कल बाजार में 50 रुपए वाला ढाबा खुलकर रहेगा। अरे भाई, जुबान की कीमत तब होती है जब जेब में दम हो। ढाबे के लिए मटन, चावल, बर्तन, मसाले, इन सब के लिए पैसे कहां से लाएगा? आसमान से टपकेंगे? चोरी करूंगा कुंदन, मैं चोरी करूंगा। क्या चोरी? होश में तो है विक्रम? तूने कभी लाइफ में एक चींटी तक को नहीं सताया और तू चोरी करेगा? किसकी चोरी? उसी घमंडी भैरव के घर चोरी करूंगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूट कर वो महल खड़ा किया है। अभी तुरंत इसी वक्त चलो मेरे साथ। अरे विक्रम भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। अगर पकड़े गए तो पुलिस खाल उधेड़ देगी। कुंदन, हम दोनों अनाथ हैं। इस दुनिया में हमारा कोई आगे पीछे नहीं है और मैं उस बूढ़े लाचार बाबा की तकलीफ को और नहीं देखना चाहता। उस भैरव ने बाबा को धक्का मारा था कुंदन।
उस बूढ़े बाप की आंखों के आंसू मुझसे झेले नहीं जा रहे। आज अगर विक्रम पीछे हटा तो इस शहर से गरीबों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। ये लड़का आज मुझे भी जेल भिजवाकर मानेगा, पर क्या करूं, दोस्त भी तो इसी का हूं। रुक विक्रम भाई, मैं भी चल रहा हूं। विक्रम और कुंदन तेज कदमों से भैरव सिंह के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी रास्ते में एक सुनसान पेड़ के नीचे वही बूढ़े बाबा बैठे दिखाई देते हैं जिन्हें दोपहर में भैरव ने धक्का दिलवाया था। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और मुस्कान है। बाबा, आप इस काली अंधेरी रात में यहाँ अकेले कैसे? आपका घर कहाँ है बाबा? बेटा, ईश्वर जिसे जहां भेज देता है मैं वहीं चला जाता हूं। मेरा कोई अपना घर नहीं है, पर तुम दोनों इस वक्त जहां जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। किसी के घर चोरी करना बिल्कुल गलत है। बाबा, आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही। क्या आप सच में कोई जादूगर हैं या कोई चमत्कारी पुरुष? हाँ बाबा, विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे दिल की बात तो सिर्फ हम दोनों जानते थे। आपको किसने बताया कि हम चोरी करने जा रहे हैं? मैं इंसानों के चेहरे और उनके मन की बात पढ़ सकता हूं बेटा, इसलिए मेरी बात मानो। चोरी का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। यहां से थोड़ी दूर आगे जाओगे तो तुम्हें एक पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ के नीचे एक थैला पड़ा है जो पूरा पैसों से भरा है। उस थैले को उठा लो और अपना ढाबा खोल लो। सच में बाबा? हाँ, परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना विक्रम, उन पैसों को देखकर कभी मन में लालच मत लाना। उन पैसों का उपयोग तुम अपनी सुख सुविधा, ऐशो आराम या स्वार्थ के लिए कदापि मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा विनाश होना निश्चित। विक्रम और कुंदन आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वही बरगद का पेड़ दिखाई देता है और उसके नीचे एक पुराना बैग पड़ा मिलता है। विक्रम बैग खोलता है तो वो नोटों से खचाखच भरा होता है। वाह कुंदन, बाबा ने सच कहा था। अब हमारा ढाबा खुलेगा। मैं कल सुबह ही दुकान खोलने की तैयारी शुरू करता हूँ। अरे विक्रम भाई, रुको रुको, दुकान तो खुलती रहेगी। इन पैसों से पहले हम एक आलीशान बड़ा सा घर बनवाएंगे, फिर तुम्हारी और मेरी एक बढ़िया सी शादी करवाएंगे। जिंदगी ऐश से कटेगी भाई। कुंदन, तुम भूल गए कि अभी अभी बाबा ने क्या कहा था? शुद्ध हिंदी में चेतावनी दी थी उन्होंने कि इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं करना है, वरना विनाश शुरू हो जाएगा। अरे छोड़ो भी विक्रम भाई, मैं बाबा की बातों पर विश्वास नहीं करता। इतनी बड़ी रकम मिली है तो थोड़े मजे तो बनते हैं ना। कुंदन, तुम ऐसा अनर्थ कभी नहीं करोगे। ये मेरी जुबान है, मैंने बाबा को वचन दिया है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जुबान और तुम्हारी इस जिद के लिए ही रुका हुआ हूं, वरना मैं तो कब का रफू चक्कर हो जाता। चलो अब जल्दी घर चलो, कल सुबह बहुत काम है। दोनों दोस्त बैग समेटते हैं और तुरंत अपने घर की तरफ वापस लौट आते हैं। उनकी आंखों में कल सुबह की एक नई उम्मीद और नया सवेरा है। अगली सुबह का सूरज चिड़ियों की चहचहाहट के साथ खिलता है। विक्रम और कुंदन की आंखें खुलती हैं। दोनों के चेहरों पर एक नई चमक और नया जोश है। वे तुरंत बाजार जाते हैं और ताज़ा मटन, खड़े मसाले, बड़ा सा चूल्हा, पीतल की हांडी, ताजे चावल, आटा और बर्तन खरीदकर घर लाते हैं। घर पहुंचकर विक्रम पूरे मनोयोग से मटन पकाना शुरू करता है। उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला जाता है। तेल गर्म होते ही उसमें तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची का तड़का लगाया जाता है। कुछ देर में अपना सुंदर और स्वीडिश मटन बनाकर दोनों ही दोपहर होते होते विक्रम अपना ठेला सजाकर गांव के किनारे ठीक भैरव के ढाबे से कुछ दूरी पर लगा देता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, गर्मा गर्म मसालेदार हांडी मटन और चावल रोटी सिर्फ 50 रुपए में भरपेट खाओ। अरे आ जाओ रईसों और गरीबों, ऐसा मटन की खाते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तभी रास्ते से गुजर रहे दो मजदूर, जिनका नाम दीनू और मंगरू है, मटन की खुशबू सूंघकर ठेले के पास आकर रुक जाते हैं। आहा मैंगरू भाई, जरा खुशबू तो सूंघ। क्या महक है यार। इस खुशबू ने तो पेट में चूहों की जगह सीधे डायनासोर को दा दिए हैं। अरे ओ भाई, सच में 50 रुपए में भरपेट खिला रहे हो या सिर्फ खुशबू सूंघाकर विदा कर दोगे? अरे नहीं बाबा,
विक्रम की जुबान है। बैठिए आप दोनों, जब तक आपका पेट ना भरे खाते रहिए। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, लगाओ भाई फटाफट 2 प्लेट गर्मा गर्म। विक्रम और कुंदन फुर्ती से काम में लग जाते हैं। विक्रम हांडी से रसीले मटन के पीस और गाढ़ी ग्रेवी निकालता है और कुंदन चावल और रोटी की प्लेटें सजाकर दोनों ग्राहकों के आगे रख देता है। दोनों ग्राहक पहला निवाला मुंह में डालते हैं और उनके चेहरों पर असीम तृप्ति आ जाती है। ओहो विक्रम भाई, क्या स्वाद है। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। मसालों और मटन का ऐसा मेल कि मजा ही आ गया। सच में भाई, उस घमंडी भैरव के ढाबे पर 150 रुपए देने के बाद भी ऐसा स्वाद और ऐसा सम्मान नहीं मिलता। तुम तो हम जैसे गरीबों के लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हो। चलो मैंगरू भाई, अब देर नहीं करते। सबसे पहले जाकर उस जालिम और घमंडी ढाबे वाले भैरव को बताकर आता हूं कि उसका घमंड तोड़ने और हम गरीबों का पेट भरने के लिए गरीबी का मसीहा आ गया है। हाँ भाई दीनू, बिल्कुल ठीक कहा। आज उस भैरव की बोलती बंद करते हैं। दीनू और मंगरू की बातें सुनकर बाजार में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उधर अपने आलीशान ढाबे पर गल्ले पर खड़ा भैरव सिंह गुस्से में पैर पटक रहा है, लेकिन अकेले में अपना डर छुपाने के लिए जोर जोर से हंसने का नाटक करता है। हाय बड़े आए विक्रम और कुंदन, 50 रुपए में भरपेट मटन खिलाने चले हैं। मेरे सामने न जाने कितने आए और कितने चले गए, पर मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। इनकी भी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आएगी। भैरव की बकवास के उलट विक्रम और कुंदन के ठेले पर नजारा कुछ और ही था। वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। विक्रम का हांडी मटन न सिर्फ सस्ता था, बल्कि स्वाद में इतना लाजवाब था कि लोग उंगलियां चाट रहे थे। सब बहुत खुश थे। देखते देखते शाम होते होते विक्रम का सारा मटन बिक जाता है। उफ विक्रम भाई, पैर जवाब दे गए हैं आज, पर मजा आ गया। हाँ कुंदन, ये सब बाबा के आशीर्वाद का कमाल है। चलो घर चलते हैं। शाम को घर पहुंचकर दोनों दोस्त इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए तुरंत सो जाते हैं। अगली सुबह फिर उठते हैं, ताजा मटन और मसाले लाते हैं और अपना ठेला उसी जगह पर लगा देते हैं। ठेला लगते ही थोड़ी देर में वहाँ भारी भीड़ जमा हो जाती है। उधर भैरव सिंह के ढाबे पर सन्नाटा पसरा है। एक भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा। वो मक्खियां मारते हुए काफी देर तक इंतजार करता है। फिर गुस्से से पागल होकर अपने नौकर कालू को साथ लेकर विक्रम के ठेले पर धमक पड़ता है। हे विक्रम, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? बंद कर अपना ये 2 कौड़ी का ठेला, वरना यहीं पर सब तहस नहस कर दूंगा। हाँ मालिक, सही कह रहे हैं। डर के मारे भाग जाओ यहाँ से। विक्रम और कुंदन बहुत हिम्मती थे। वो जरा भी नहीं डरते। ओए भैरव, अपनी ये धौंस किसी और को दिखाना। हम यहाँ कोई चोरी नहीं कर रहे, हम गरीबों का पेट भर रहे हैं। सुनो ओ गांव वालों, तुम सब अंधे हो गए हो क्या, जो बड़े चाव से इस विक्रम का मटन ठूस रहे हो? मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आज के जमाने में 50 रुपए में मटन और चावल खरीदा जा सकता है? नहीं ना? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। भैरव मौका देखकर और जहर उगलता है। या फिर जानवरों का सड़ा गला कचरा तुम्हारे पेट में डाल रहा है? अपनी सेहत से मत खेलो भाइयों। भाइयों, आप सब मुझ पर विश्वास रखो। मैं अपनी माँ अन्नपूर्णा की कसम खाकर कहता हूँ कि सब कुछ आज सुबह का ताजा मटन और शुद्ध मसाले हैं। जिस दिन मेरी मटन करी खाकर कोई एक इंसान भी बीमार हो गया, मैं उसी दिन ये ठेला हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और सुनो भैरव, हम जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध और उत्तम क्वालिटी का है। रही बात इतने सस्ते में खिलाने की, तो हम पर एक बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा का आशीर्वाद है। अरे ओ घोड़े, किसी भिखारी का आशीर्वाद लेकर कोई राजा नहीं बन जाता, समझे? इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर भैरव गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन गांव वाले भैरव की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो विक्रम पर भरोसा करते हैं और दोबारा खाने में जुट जाते हैं। थोड़ी ही देर में विक्रम का सारा मटन फिर से खत्म हो जाता है। दोनों घर चले जाते हैं।
अगली सुबह विक्रम सोकर उठता है और थैले की तरफ देखता है तो चीख पड़ता है। अरे अनर्थ हो गया, लुट गए हम। कुंदन भाई, बाबा के दिए सारे पैसे चोरी हो गए, थैला खाली पड़ा है। क्या सारे पैसे चोरी हो गए? घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था, कोई बाहर वाला कैसे आ सकता है? कौन चुराया हमारे पैसे? मुझसे क्या पूछता है चोर? तूने ही रात को सारे पैसे गायब किए हैं ताकि तू अकेला अमीर बन सके। तू झूठा है, चोर है, और मैं एक चोर के साथ एक पल नहीं रहूंगा। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर। कुंदन, ये तू क्या कह रहा है भाई? मैं और चोरी? तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मुझे जानता है। बस, बहुत हुआ नाटक, आज से हमारी दोस्ती खत्म। कुंदन तुरंत घर छोड़कर चला जाता है। वो सीधे घमंडी ढाबे वाले भैरव सिंह के पास पहुंचता है। और बाबा के चुराए हुए पैसों की गड्डियां दिखाकर उसका पूरा आलीशान राजपुताना ढाबा खरीद लेता है। अब कुंदन उस आलीशान ढाबे का मालिक बन चुका था और वहां महंगे दामों पर मटन बेचने लगा। दूसरी तरफ विक्रम बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पहले की तरह ईमानदारी से 50 रुपए में ताजा और स्वादिष्ट हांडी मटन बेचता रहा। गांव के लोग विक्रम के साथ थे। उसके ठेले पर पहले जैसी ही भारी भीड़ जमी रहती थी। उधर कुंदन के बड़े ढाबे पर मटन तो बन रहा था, लेकिन जैसे ही हांडी में मटन तैयार होता, उसमें से एक अजीब सी सड़न और गंदी बदबू आने लगती। दरअसल ये साधु बाबा के उस श्राप का असर था जो उन्होंने लालच करने और पैसों का गलत इस्तेमाल करने पर दिया था। ये कैसा मटन बनाया है? इसमें से तो गटर जैसी बदबू आ रही है। बीमार करना है क्या हमें? अरे खाना है तो खाओ, वरना बदबू का बहाना मत बनाओ, कल से ठीक हो जाएगी। कुंदन ने हार नहीं मानी। बदबू दूर करने के लिए उसने महंगे महंगे मसाले खरीदे, ढाबे का प्रचार किया, लेकिन बाबा की श्राप के कारण उसके मटन का स्वाद और बदबू बदतर होती गई। धीरे धीरे ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए। कुंदन ने अपनी सुख सुविधा और जिद में बाबा के चुराए हुए सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए और कंगाल हो गया। शाम का वक्त, विक्रम के ठेले पर लोग खुशी खुशी 50 रुपए में मटन खा रहे हैं। तभी वहाँ फटेहाल, भूखा और रोता हुआ कुंदन पहुँचता है। उसके पास न ढाबा बचा था न पैसे। विक्रम भाई, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने ही बाबा के पैसे चुराए थे और तुम्हें धोखा दिया था। आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ भाई, मुझे अपने पास रख लो। कुंदन, मैंने तुम्हें भाई माना था, पर तुमने लालच के लिए दोस्ती का सौदा कर दिया। बाबा ने साफ कहा था कि पैसों का गलत इस्तेमाल विनाश लाएगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। न पैसे। विक्रम उसे मदद देने से साफ मना कर देता है और कुंदन रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जो दोस्त को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं।